नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका सेट नंबर 5 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने कंप्यूटर के 4 महत्वपूर्ण वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर के सभी वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को देख लीजिए यहाँ पे कि कितने प्रश्न आपके कंप्यूटर के ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 प्रश्न जो हैं आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, तो टोटल 40 मार्क्स के होंगे। ये 10 कंप्यूटर के प्रश्न यानी कि एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। तो ये सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से आपको पहचान करनी है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है या सीपीयू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्कैनर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही है। यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, माइक्रोफोन, MICR, बायोमेट्रिक सेंसर ये सभी जो है आपकी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, GPS हो गया, साउंड कार्ड हो गया। ये सभी भी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ डिवाइसों के नाम आप याद कर लीजिएगा, जो डिवाइस आपके इनपुट के अंतर्गत आते हैं, जो डिवाइस आपके आउटपुट के अंतर्गत आते हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। इसमें से स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। तो हार्ड डिस्क आपका स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव भी आपका स्टोरेज माध्यम है, DVD भी स्टोरेज माध्यम है, CD भी है, लेकिन कीबोर्ड जो है आपका स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन आपका ई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड जो है आपका स्टोरेज माध्यम नहीं है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तीसरा, किसी भी कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या है। जो इंटर की होता है इसका दूसरा नाम या अन्य नाम आपसे पूछा गया है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इंटर की का अन्य नाम क्या हो जाएगा, इसको हम रिटर्न की भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ईमेल का जो पता होता है उसके 2 भाग कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका यूजर नेम होता है, यानी कि प्रयोगकर्ता का नाम हो जाएगा, और एक आपका क्या होता है, तो एक आपका डोमेन नेम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ईमेल हो गया, मान लीजिए आपका क्या हो गया, EPFO@gmail.com। तो यहाँ पे EPFO आपका क्या हो जाएगा, EPFO आपका यूजर नेम हो जाएगा, और @ के बाद जो आपका gmail.com होता है ये आपका डोमेन नेम के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। वहीं विंट कर्फ के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो फादर ऑफ इंटरनेट। आप याद रखिएगा विंट कर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद टिम बर्नर्स-ली ने किसका आविष्कार किया था, तो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वे कहे जाते हैं टिम बर्नर्स-ली, यानी कि फादर ऑफ WWW। अगर आपसे पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई पहले से ऑन कंप्यूटर है, उसको अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे,
तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम वार्म बूटिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? इसमें से आपको पहचान करने की कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर से तात्पर्य हमारा क्या होता है? ऐसे डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं हाथों से, जिनको हम छू सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो माउस को हम छू सकते हैं, ये हार्डवेयर हो जाएगा। एक्सेल को हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सेल जो आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मॉनिटर को हम छू सकते हैं, प्रिंटर को हम छू सकते हैं, लेकिन एक्सेल को हम नहीं छू सकते। लेकिन मतलब एक्सेल क्या होता है? एक्सेल हमारा एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम हम कितना कर सकते हैं? जो एमएस वर्ड होता है इसमें हम अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? तो आप याद देखिएगा, एमएस वर्ड में जो अधिकतम जूम है वह 500% तक किया जा सकता है। तो आप याद देखिएगा, अधिकतम जूम एमएस वर्ड में 500% तक किया जा सकता है। वहीं बाय डिफ़ॉल्ट जूम की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो कितना सेट होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जूम आपका 100% सेट होता है। इसके अलावा मिनिमम जूम कितना हम कर सकते हैं एमएस वर्ड में? तो 10% जो है मिनिमम जूम हम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है एमएस वर्ड से रिलेटेड। एमएस वर्ड में अधिकतम जूम यानी कि मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं? तो 500% तक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जूम इसमें कितना सेट होता है? 100% बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और मिनिमम जूम हम कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम यानी कि कम से कम 10% तक हम जूम कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम अगर पूछा तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी भी फाइल को रीनेम या एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? किसी भी फाइल को रीनेम या एडिट करने के लिए हम किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? F2। आप याद देखिएगा, F2 जो फंक्शन की होता है इसका प्रयोग किसी भी फाइल को रीनेम करने या उसको एडिट करने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा। तथा हेल्प के लिए जो है हम F1 की का प्रयोग करते हैं। जो फंक्शन की F1 होता है उसका प्रयोग हेल्प के लिए किया जाता है, तथा F2 का प्रयोग जो है रीनेम और एडिट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग हम करते हैं? मान लीजिए अगर पावर पॉइंट में हमको कोई नई स्लाइड ऐड करनी है, जोड़नी है, तो किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+M, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। Ctrl+M शॉर्टकट की का जो प्रयोग है पावर पॉइंट में नई स्लाइड, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कितना जूम सेट होता है? यहाँ पे अब पावर पॉइंट की बात हो रही है। पावर पॉइंट में आपको बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कितना जूम सेट रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप याद कर लीजिएगा, तीनों में या तो पावर पॉइंट हो गया, या एमएस वर्ड हो गया, या आपका क्या हो गया, या आपका एक्सेल हो गया। इन तीनों में जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे पूछ ले तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 100% जूम सेट रहता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगर पावर पॉइंट पूछ ले, एमएस वर्ड पूछ ले, या एक्सेल पूछ ले कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना जूम सेट रहता है, तो 100% जूम जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम पावर पॉइंट की बात करें कि इसमें मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं 400% तक। वहीं मिनिमम जूम हम 10% तक कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना सेट रहता है? तो 100% सेट रहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपरी पट्टी को हम क्या कहते हैं? एमएस वर्ड जो हमारा होता है उसमें सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद देखिएगा, एमएस वर्ड की जो सबसे ऊपरी पट्टी होती है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। आप याद देखिएगा, एमएस वर्ड की सबसे ऊपरी पट्टी को हम क्या कहते हैं? तो टाइटल बार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइटल बार के नीचे क्या होता है? तो रिबन टैब या मेन्यू बार होता है, यानी कि टाइटल बार के नीचे आपका मेन्यू बार हो जाएगा। और सबसे नीचे आपका क्या होता है? सबसे नीचे आपका होता है स्टेटस बार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सबसे ऊपरी पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं, तथा इसी टाइटल बार में ही आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का जो ऑप्शन है, आप देखते हैं ना लैपटॉप में जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन आपको दिखता है वो इसी टाइटल बार में ही होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है।
MS वर्ड में अलाइनमेंट के प्रकार कितने होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इन 4 प्रकारों को देख लेते हैं कि 4 प्रकार अलाइनमेंट के कौन कौन से होते हैं जो MS वर्ड में होते हैं। तो एक आपका होता है राइट अलाइनमेंट, दूसरा आपका होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, तीसरा आपका होता है सेंटर अलाइनमेंट और चौथा आपका होता है जस्टिफाइड। तो राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, दाएं हाथ की ओर लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+R इसका फार्मूला होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग बाएं हाथ की ओर लिखने के लिए होता है, इसका फार्मूला Ctrl+L होता है। सेंटर अलाइनमेंट के अंतर्गत हम बीच में लिखते हैं और इसका फार्मूला Ctrl+E होता है। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो Ctrl+J होता है। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनकॉग्निटो मोड के लिए किस शॉर्ट की का हम प्रयोग करते हैं। और सेफ ब्राउजिंग के लिए आप सभी ने इसका प्रयोग किया होगा इनकॉग्निटो मोड का। तो इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है कि क्या होती है। तो इनकॉग्निटो मोड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+N, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मोड का प्रयोग लगभग सभी लोगों ने किया होगा सेफ ब्राउजिंग के लिए, अपनी हिस्ट्री को छुपाने के लिए। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+N, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था। विंडो 10 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडो 10 को जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एंड्रॉयड का पहला ऑफिशियल वर्जन था। एंड्रॉयड का पहला सक्सेसफुल ऑफिशियल वर्जन कौन सा था आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद देखिएगा, एंड्रॉयड की यहाँ पे बात हो रही है, तो एंड्रॉयड का पहला सक्सेसफुल ऑफिशियल वर्जन आपको मिलेगा एंड्रॉयड 1.5। इसको हम कपकेक के नाम से भी जानते हैं। तो 1.5 को हम कपकेक नाम से भी जानते हैं और यह जो है पहला ऑफिशियल वर्जन था जो सक्सेसफुल रहा था एंड्रॉयड का, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड्रॉयड 1.5 जिसको हम कपकेक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड को गूगल के द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड को गूगल के द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 2008 को, 23 सितंबर 2008 को जो है एंड्रॉयड के द्वारा, मतलब एंड्रॉयड को गूगल ने लॉन्च किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 सितंबर 2008। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अच्छा, एंड्रॉयड को विकसित किसने किया था, आप याद रखिएगा एंड्रॉयड को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो गूगल ने इसको डेवलप किया है। लेकिन इसके फाउंडर अगर आपसे पूछे कि एंड्रॉयड का फाउंडर कौन है, तो एंडी रूबिन, ये नाम आप याद रखिएगा। एंड्रॉयड का फाउंडर कौन है, तो एंड्रॉयड का फाउंडर कहा जाता है एंडी रूबिन को। लेकिन बाद में एंड्रॉयड को 2005 में गूगल ने इनसे खरीद लिया था। इसके बाद ऑफिशियल रूप से एंड्रॉयड को लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा 23 सितंबर 2008 को। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि एंड्रॉयड को किसके द्वारा, इसके फाउंडर कौन है, अगर फाउंडर का नाम पूछ ले तो फाउंडर का नाम इसके हो जाएगा एंडी रूबिन। इसी के द्वारा जो है एंड्रॉयड को जो है विकसित, मतलब फाउंड किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एंड्रॉयड को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। एंड्रॉयड को किस भाषा में लिखा गया है, तो आप याद देखिएगा जावा, C++, इन तीनों लैंग्वेज में जो है एंड्रॉयड को लिखा गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नाम बताना है जो मानव के समान दिखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन वायरस का एग्जाम्पल है। इसमें से कौन एक वायरस है आपको बताना है। तो इसमें से वायरस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आई लव यू भी आपका वायरस ही एक प्रकार का है, कोलंबस भी आपका वायरस है, जेरूसलम भी आपका वायरस है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो हैं आपके वायरस के प्रकार। इसके अलावा माइकल एंजेलो हो जाएगा, माइकल एंजेलो हो गया। इसके अलावा माई डूम भी आपका एक वायरस का ही प्रकार है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो सेट नंबर 5 था कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।